की खबरों पे चर्चा के दौरान कोशिश ये रहती है कि अखबारों में जो खबरें काफी प्रमुखता से है उस पर चर्चा की जाए। आज अखबारों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर अगर खबरों को देखा जाए तो आईपीएल में पहली बार 3 भारतीय 20 करोड़ से ऊपर में बिके। श्रेयस से सबसे महंगे खिलाड़ी का खिताब 20 मिनट में ही छीना। पंत के लिए सबसे ऊंची बोली यहाँ पे लगाएगी। तो ये खबर आज काफी प्रमुखता से अखबारों में बनी हुई है और इस अगर खबर में देखा जाए तो आईपीएल नीलामी का पहला दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में टीम का हिस्सा बनाया है। तो आईपीएल की खुमारी अक्सर इस पे काफी चर्चा होती है और मुझे लगता है कि वर्षा आईपीएल का जब मैच होता है तो उसमें कोशिश ये होती है कि किस टीम में कौन सा खिलाड़ी बेहतर है, कौन से खिलाड़ी पर ज्यादा बोली लगाई गई है। और आज देखिए कि जो नियम है, नियमों की भी चर्चा इसमें देखने को मिल रही है कि लखनऊ ने पंत पर सीधे 6.75 करोड़ रुपए की बोली बढ़ाई। कौन हावी, टॉप पे 7 बोली वालों में 4 बल्लेबाज और 2 ही बॉलर। कप्तान में अगर देखा जाए तो लखनऊ, दिल्ली और पंजाब की तलाश खत्म हो गई है। पैसे पंजाब के पास सर्वाधिक है, राजस्थान के पास सबसे कम है। तो आईपीएल का जब मैच होता है तो पूरे देश की इस पे नजर रहती है, लेकिन अभी आईपीएल की जो इसमें ऐतिहासिक नीलामी की जो खबर है आज काफी प्रमुखता से देखने को मिल रही है। वर्षा जी सर, लगभग आईपीएल के बारे में जैसे देखा जाए तो पूरे भारत में ऐसा है कि बोली लगाया जाता है। पूरे भारत में आईपीएल को इंटरेस्टिंग के थ्रू देखा जाता है। जी, आपके पास जो अखबार है उसमें अगर खबर देखा जाए तो क्या क्या प्रमुख बातें आईपीएल से संबंधित रखी गई है यहाँ पे? सर, पंत धर्म। जी सर, जैसे कि अभी आईपीएल के जरिए जैसे देखिएगा तो 27 करोड़ रुपए में बिके जो है। जी, खिलाड़ी जो अलग अलग खिलाड़ी हैं उनकी जो बोली लगाई गई वो देखने को मिल रही है। एक खबर भी काफी प्रमुखता से आज अखबार में प्रथम पृष्ठ पे है कि जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर ये अगर देखा जाए तो अचानक क्यों जल उठा संभल। हिंदू बोले गेजेटियर में मंदिर का रिकॉर्ड है, मुस्लिम बोले साबित करे कब किसने बनवाया। ये आज खबर काफी प्रमुखता से अखबार में बनी हुई है। उपद्रव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और इसमें अगर देखा जाए तो पथराव से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इंटरनेट स्कूल वहां पे बंद किए गए हैं और इसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और देखते ही देखते भीड़ ने 7 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो ये खबर भी प्रमुखता से आज अखबार में बनी हुई है। इसके अलावा एक खबर और भी है कि छत्तीसगढ़ में 2 नई सुविधाएं शुरू होने वाली है जिसमें 15,000 रुपए में अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। 25,000 अतिरिक्त शुल्क देकर घर बैठे कराए रजिस्ट्री। तो छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री विभाग में 2 नई ये सुविधाएं हैं जिसका जिक्र आज अखबारों में है कि इसके तहत 25,000 अतिरिक्त शुल्क देने पर दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसी तरह 15,000 अतिरिक्त देने पर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वो सीधे दफ्तर आकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ये भारी भरकम बोझ ही है, जो पैसों से संपन्न है वो तो करवा सकते हैं और ये खबर काफी प्रमुखता से दिख रही है। औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों की मांग पर यह फैसला किया गया है और इस फैसले की खबर को प्रमुखता से रखा गया है। वर्षा, अन्य खबरों को देखा जाए तो क्या क्या खबर देख पाती है आप? सर, जैसे गूगल मैप के सहारे दौड़ रही कार पहुंची मौत के द्वार। जैसे गूगल मैप में क्या होता है सर, जैसे गूगल मैप घुमा फिरा के जो रास्ते दिखाते हैं उसके जरिए ऐसा होता है कि गूगल के थ्रू ही कहीं भी पहुंच जाते हैं लोग, मतलब सही रास्ता नहीं दिख पाता है। वही रहेगा मंजिल, लेकिन घुमा फिरा के वो पूरे राउंड करके दूसरे जगह पे ले जाते हैं। और ऐसी स्थिति यहाँ भिलाई में भी देखने को मिली थी कि रात के समय एक कार जो निर्माणाधीन ओवरब्रिज पे चढ़ गई और वो बीच में उस पर कार्य नहीं हो पाए थे। उसमें लापरवाही भी देखने को मिली थी कि बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे, चाहे रोड क्लोज के वहां पे सिंबल जो जिस तरह से होने चाहिए वो नहीं देखने को मिले थे। तो ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिरी भिलाई में और फिर मौत भी हुई। ऐसी ही खबर आज सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भी निर्माणाधीन पुल है वहां पे एटलीस्ट जो रोड से संबंधित जो जानकारियां वहां पे लगनी चाहिए वो नहीं रहते हैं। बोर्ड नहीं होने की वजह से लोग उस ओवरब्रिज पे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं मौत के आगोश में समा जाते हैं। इस तरह की लापरवाही की खबरें अक्सर देखने को मिलती है। और आपने गूगल मैप का जिक्र किया, देखिए गूगल मैप एक सहूलियत है। गूगल आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए आपको रास्ता बतलाता है, लेकिन ऐसे रास्तों की वो जानकारी नहीं देता कि जो जाकर बीच में या तो बंद है या वहां पे कहीं ना कहीं किसी कारणवश से उस रोड को क्लोज कर दिया गया है। ऐसे में आप उस रोड पे चले जाते हैं लेकिन आपको ये मालूम चलता है कि
वो तो रोड बंद है, अब आगे का सफर नहीं हो पाएगा। और जैसे निर्माणाधीन ये पुल है, और गूगल मैप में दिखा रहा था कि इस पुल से आप सफर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कार सवार पहुंचा आगे, वो गाड़ी गिर गई और फिर मौत हो गई। तो लिहाजा हम अपने कार्यक्रम के जरिए ये भी कोशिश करते हैं कि ये बताने की कि इन खबरों को देखकर समझकर लोग अवेयर हो। गूगल मैप ठीक है आपके लिए सहूलियत के लिए, लेकिन आप स्थानीय निवासियों से भी जानकारी लेके अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो लोग ट्रेवल करते हैं उन रास्तों पे, उनको अच्छे से जानकारी होती है। और कई यात्री सवारियां गाड़ी भी चलती हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अभी कई जगहों पे नई नई सड़कें बन रही है, नए नए मार्ग खोले गए हैं। तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि जान माल का नुकसान और ऐसे में किसी घर का चिराग बुझ जाना और उससे संबंधित ये खबरें काफी दुखदायक होती है। बहरहाल एक और भी खबर है कि ट्रक से बचाने चालक ने लगाया ब्रेक, काफिले की 4 गाड़ियां यहाँ पे टकराई, बाल बाल बची मंत्री रजवाड़े। आप देखिए कि रोड पे चलते वक्त कौन कहाँ किससे उसकी भिड़ंत हो जाए। और वर्षा, मुझे लगता है कि ये खबर भी काफी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में रामविचार नेताम जो कैबिनेट मंत्री है, वो बेमेतरा से रायपुर लौट रहे थे और एक पिकअप वाहन ने सीधे डैश किया उनकी गाड़ी को, उनके सर में चोटें आई और वो अस्पताल में भर्ती है। ये अभी घटना हुआ ही था कि एक और घटना उभर के सामने निकल के सामने आई, वो भी बलरामपुर जिले में, जहां पे जो महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े वो घायल हो गई। और इस खबर में देखिए कि आप कि किस तरह से काफिला चल रहा था, ट्रक से बचाने चालक ने जो ब्रेक लगाया, काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई और मंत्री रजवाड़े बाल बाल बची है। सीएम साहब ने भी हाल जाना है और 3 दिन पहले मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि मंत्री रामविचार नेताम भी हादसे में घायल हुए थे, इस खबर को भी काफी प्रमुखता से रखा है। वर्षा, और क्या खबरें देख पा रही है? कवर्धा में सर जंगल में दिखा बाघिन। बाघ की जो संख्या है वो ज्यादातर अब जंगलों में आ रहे हैं। हाथियों के भी बहुत चर्चे हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपके धर्मजयगढ़ जंगलों में देखा गया था हाथियों का झुंड। लेकिन ये बाघ वाली खबर काफी एक सुखद खबर है, क्योंकि सरकार की जिस तरह से कोशिश होती है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए। आप देखिए अभी तमोर पिंगला अभयारण्य जिसको नेशनल घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व के तौर पे, और ऐसे में टाइगर रिजर्व अगर घोषित होगा तो वहां पे सैलानी पर्यटक भी आएंगे। आप देखिए कान्हा बांधवगढ़ में किस तरह से वहां पे बाघों के संरक्षण को लेकर बड़े स्तर पे काम किया जाता है। छत्तीसगढ़ में गाये बगाए कहीं कहीं बाघ दिखते हैं, लेकिन जो उनका विचलन क्षेत्र है, जो उनका कोर एरिया है, उस कोर एरिया पे बड़े स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने कवर्धा का जिक्र किया, और कवर्धा के क्षेत्र में कई बार बाघ बाघिन के देखे जाने की खबरें निकल के सामने आती रही है, लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, जहां पे एक बाघ की मौत के बाद में पूरे विभाग पे सवालिया निशान उठ खड़े हुए। बताया गया कि उसको मार के दफना दिया गया था। उसको जिस तरह से मारा गया, ये एक सवाल है कि वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी कि एक बाघ उस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। वन विभाग मुस्तैद रहता है। अब आपने जैसे हाथियों के दल का जिक्र किया, हाथी निश्चित तौर पे हाथियों का जो दल होता है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कई बार किसी की मौत भी हो जाती है। तो ये वन विभाग को मुस्तैद रहने की आवश्यकता है कि किसी भी जो पशु, चाहे आप हाथी की बात कर लीजिए चाहे बाघ की, उनके विचरण की जानकारी, क्योंकि हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, उनके पास में अपने सोर्स होते हैं जिससे जानकारी निकल के सामने आती है। अभी हाल फिलहाल में इस तरह की जो खबरें हैं उससे ये समझ में आता है कि वन विभाग को बड़े स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। और अभी हाल ही में देखिए कि वन विभाग के अधिकारियों को लेकर एक यहाँ पे बैठक भी हुई थी, स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां भी देखने को मिली थी। अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, उस पर अगर काम किया जाए तो ऐसी स्थिति से जो स्थिति ऐसी निर्मित होती है जहाँ पे किसी पशु को मार दिया जाता है, जैसे बाघ को मारना, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है, और वैसे में अगर किसी की हत्या पशु की जाती है किसी के द्वारा, तो निश्चित तौर पे ये सवाल उठता है। तो बहरहाल ये खबर भी काफी प्रमुखता से अखबार में बनी हुई है। एक खबर में और आना चाहूंगा कि जो तनाव की स्थिति मणिपुर में देखने को मिल रही है, तनाव बढ़ने की आशंका है। स्कूल खोलने का आदेश वापस लिया गया है। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उग्रवादियों ने 3 साल के बच्चे के सिर में मारी थी गोली। तो उग्रवादियों ने जिस तरह 3 साल के बच्चे को गोली मारी थी, उसके बाद में जो स्थिति बनी थी, उसको लेकर आज अखबारों में खबरें काफी प्रमुखता से बनी हुई है। एक खबर में स्पेशल चाइल्ड और तस्करी से बचाई गई लड़कियां चला रही है कैफे,
और ये जो पॉजिटिव खबर है, इसको अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के दमदम में स्वयं सेवी संस्था रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन की पहल पर ये कैफे खुला है। स्पेशल चाइल्ड और तस्करी से बचाई गई लड़कियां चला रही है कैफे। 1200 से ज्यादा बेसहारा परिवारों को सहारा बन गई। स्पेशल चाइल्ड के लिए कैफे के ऊपर अकादमी खोली गई है। तो आप देखिए कि इस तरह जो एनजीओ जो काम करते हैं और स्पेशल चाइल्ड और तस्करी से जो लड़कियां बचाई जाती है, उन्होंने एक बेहतर काम किया है। आप देखिए कि यहाँ पे भी अलग अलग शहरों में, चाहे रायपुर की बात की जाए, चाहे बिलासपुर, चाहे बड़े शहर जो छत्तीसगढ़ के हैं, वहां पे अगर रेलवे स्टेशन के आसपास देखा जाए तो ऐसे घुमक्कर बच्चे घूमते रहते हैं जो संदिग्ध स्थितियों में अपने क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे नशे का इस्तेमाल वो करते हैं कि जो किसी न किसी आपराधिक घटना को अंजाम स्थितियां बन जाती देने की। फिर उनको चाइल्ड एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है उसमें उन पे कार्रवाई भी होती है। तो बहरहाल इस खबर से ऐसा है कि अगर कोशिश किया जाए तो ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा भी जा सकता है जो कहीं ना कहीं किसी वजहों से रेलवे पटरियों के आसपास दिखते हैं। और ये खबर एक अच्छी सकारात्मक खबर आज अखबारों में दिख रही है। वर्षा, अन्य खबरों में अगर देखा जाए सर, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में ठंड का मौसम बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे कि हवा में नमी का अक्सर जिक्र होता है, तो उसमें जो ठंड है, जैसे कि मैनपाट या अंबिकापुर में देखें तो ठंड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अभी ये खबर भी निकल के सामने आ रही थी कि मैनपाट में तो बर्फ की चादर भी बिछ जाती है और मैनपाट से कई बार ऐसी तस्वीर निकल के सामने आती है कि वहां शिमला जैसे नजारे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, यहाँ पे ठंड की स्थिति देखने को मिल रही है। और इस ठंड ने की दस्तक नवंबर में भी कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि ठंड से संबंधित खबरें भी काफी प्रमुखता से, एक खबर जिसपे मैं आना चाहूंगा जो आज अखबार ने काफी प्रमुखता से भी रखा है, वह है रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे के बाद में जो समीक्षा निकल के सामने आ रही है कि आकाश शर्मा को अपने ही वार्ड में बढ़त नहीं मिल पाई। ढेबर के वार्ड में कांग्रेस को लीड है, ऐसा ये खबर निकल के सामने। मीनल के वार्ड में बीजेपी एक तरफा आगे निकली है। तो अब देखिए, अब दक्षिण उपचुनाव जो काफी प्रतिष्ठा का विषय दोनों पार्टियों के लिए था, लेकिन सुनील सोनी हर फेज था उसमें वो आगे निकलते हैं। 19 राउंड में आप देखिए किसी राउंड में भी सुनील सोनी पीछे नहीं हुए, हर राउंड में सुनील सोनी आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन उन दिनों जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ये चर्चा थी कि जो मेयर ढेबर हैं उनके भी क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल पाई। प्रमोद दुबे जो एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनके भी क्षेत्र में बढ़त नहीं मिल पाई। तो इसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से अखबारों ने इस खबर को रखा है कि मेयर के क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लीड मिली थी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए राउंड में तो कांग्रेस कभी भी आगे नहीं निकली। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मीनल चौबे जो बीजेपी की बड़ी नेत्री हैं, उनके क्षेत्र में बीजेपी को एक तरफा लीड मिली है। तो ये खबर भी काफी प्रमुखता से है। और ये जो हार जीत का जो अंतर था करीब 46,000 के आसपास, आप देखिए कि 40,000 वोट ही मिल पाया आकाश शर्मा को। तब इसको लेकर रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर निश्चित तौर पर हार जीत की तो अपनी अपनी तरीके से समीक्षा होगी। पार्टी जो कांग्रेस जिसे हार का सामना करना पड़ा है, वो सोचेगी कि किन किन वजहों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो पीसीसी चीफ थे दीपक भाई लगातार दौरा कर रहे थे। अब नगर निगम चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है पार्टियों के लिए, क्योंकि इस रिजल्ट से निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलेगा। और जो म्युनिसिपल के चुनाव है, जो नगर निकाय के जो चुनाव है, करीब 150 के आसपास जो है, उनके जब चुनाव होंगे तो उसमें पहले ये था कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते थे, फिर बाद में प्रत्यक्ष किया गया और इस बार फिर बीजेपी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने जा रही है। मतलब कि मेयर का सीधे तौर पर यहाँ पे चुनाव किया जाएगा, मेयर के कैंडिडेट उठेंगे। पहले कांग्रेस ने कुछ प्रावधान ये किए थे कि जो वार्ड में पार्षद चुन के आते हैं वो मेयर का चुनाव करेंगे, लेकिन अब मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जिसमें जो मेयर के जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम पार्टियों द्वारा घोषित किया जाएगा, वो चुनावी मैदान में होंगे। तो इस बार का चुनाव जो 15 साल रमन सिंह के कार्यकाल में देखने को मिला था वैसा ही रहेगा। और ऐसे में इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि दक्षिण उपचुनाव के बाद में
पार्टियां इस चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर थोड़ा सा सेटबैक तो है कांग्रेस के पास, क्योंकि इस चुनाव में माना यह जा रहा था कि कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उसमें कहीं भी कांटे की टक्कर की स्थिति देखने को नहीं मिली थी। एक खबर और भी है कि युवक को दौरा कर लाठी डंडे से पीटा गया, इसका वीडियो निकल के सामने आया है। रायपुर में जान बचाने इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में घुसा, वहां भी मारपीट, महिलाएं बुजुर्ग डर के अंदर भागे। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह के जो वीडियो वायरल होते हैं, उससे ये समझ में आता है कि जो बदमाश और इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बेखौफ है। पुलिस की दबिश होनी चाहिए और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे इनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की खबरें, और क्या खबरें अखबारों में आप देख पा रही हैं? सर, महंगाई और विकास में संतुलन की आवश्यकता है, ऐसा जी। तो महंगाई, देखिए आए दिन महंगाई पर अक्सर चर्चा होती है और अखबारों में ये खबर भी काफी प्रमुखता से रहती है कि महंगाई की मार आम जनता पे पड़ रही है, इससे राहत मिलनी चाहिए। बीच में सब्जियों के दाम काफी आसमान छू रहे थे, वो खबर भी काफी प्रमुखता से थी। तो ये खबर काफी प्रमुखता से। इसके अलावा मैं एक और खबर पर चर्चा करना चाहूंगा कि 6 अक्टूबर के बाद से व्यापम से कोई परीक्षा नहीं, रिजल्ट भी अटके हुए है और नई एजेंसी से अनुबंध नहीं हुआ है। दिसंबर में भी व्यापम की परीक्षा मुश्किल लग रही है। तो बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसकी तैयारियां परीक्षार्थी करते हैं और उनके लिए ये सेटबैक है कि अभी तक आप देखिए कि व्यापम की कोई परीक्षा 6 अक्टूबर के बाद नहीं हुई है। रिजल्ट भी कई सारे अटके हुए हैं, नई एजेंसी से अनुबंध की बात कही जा रही है। सेट का रिजल्ट 4 महीने में भी नहीं आया है। तो एक इस प्रणाली पर सवाल उठ रहा है कि व्यापम को जो जिम्मेदारियां मिली हुई है परीक्षा कराने के लिए, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की बात कर ली जाए, चाहे बीएड डीएड के जो एडमिशन होता है उनकी परीक्षाओं की अगर बात कर ली जाए, आपको वर्ष ये नहीं लगता है कि बहुत सारे जो परीक्षार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए समय काफी बहुमूल्य होता है, और ऐसे में अगर व्यापम की तरफ से इस तरह से हिल हवाला होगा तो एक सवालिया निशान उठता है। वर्षा जी बिल्कुल सर, क्योंकि व्यापम की तरफ से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो बहुत लोग बहुत टाइम से तैयारी करते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत टाइम से अपना बहुमूल्य समय दे करके अपना तैयारी करते हैं और उसके बाद भी ऐसा होता है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि यूपीएससी को लेकर के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने कुछ बोला हुआ था कि हाँ, कि यूपीएससी की तर्ज पे यहाँ पे पीएससी के एग्जाम होंगे। और जिस तरह से पीएससी में जो गड़बड़ियां अनियमितता निकल के सामने आई, सीबीआई लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है, कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। तो ऐसे में पीएससी के अंदर में जो अनियमितताएं थी उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए। तो लिहाजा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि उनकी सरकार आती है तो यूपीएससी की तर्ज पर ये एग्जाम कराए जाएंगे और उसको लेकर पहल भी की गई। और जो अनियमितता बरती गई उसमें निश्चित तौर पर सीबीआई लगातार इसमें बहुत सारे कार्रवाइयां कर रही है, अभी गिरफ्तारियां भी कई हुई है। और अब यूपीएससी की तर्ज पे किस तरह से पीएससी के एग्जाम होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं एक अन्य खबर पे आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने ट्रेन से बिलासपुर तक का सफर किया। ये आज अखबार में ये खबर काफी प्रमुखता से है कि सीएम अब ट्रेन से भी करेंगे राज्य का दौरा। बोले यात्रा का आनंद ही अलग है। बिलासपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में अमरकंटक एक्सप्रेस से रवाना हुए। मोदी शासनकाल में बेहतर हुई रेल सुविधाएं, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है। आप भी ट्रेन से सफर करती हैं वर्षा, और आपको क्या लगता है कि जो ट्रेन की सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई सारे ट्रेनों के कैंसिल किए जाने से यात्री काफी परेशान थे, और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ट्रेन की सुविधाएं बढ़ी हैं। अभी अगर जमीनी तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर नए ट्रैक बिछाए गए हैं। अंबिकापुर तक भी बहुत सारी ट्रेनें, दुर्ग से अंबिकापुर ट्रेन चलती है, और जिस तरह से अमरकंटक एक्सप्रेस जो भोपाल तक जाती है उससे उन्होंने सफर किया। तो समय पर ट्रेन चले, यात्रियों को परेशानी ना हो, इस और कोशिश किए जाने की आवश्यकता है। वर्षा जी बिल्कुल सर, क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा लेट होता है और लेट होने के कारण बहुत सारे यात्रियों को बहुत सी परेशानियां झेलना पड़ता है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है कि लोगों को ट्रेन का जो टाइमिंग है और ट्रेन जो चलती है उसमें बहुत सारी भीड़ होते हैं। जैसे कि जनरल बोगी में आप देखते होंगे कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाता है कि जिसमें लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियां होने लग जाती है कि बहुत सारे लोग उसमें बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि हेल्थ को लेकर के कभी किसी के पैर फंस गए, कभी किसी के वो हो गए। तो ये हड़बड़ी ऐसा होता है। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो आपने कभी अपने आप को सुरक्षित समझा ट्रेन के अंदर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में और हमारे बीजेपी शासन में ऐसा हो गया है कि अब ट्रेन में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। पुलिस कस्टडी रहते हैं, बात चेकिंग चलते रहती है, तो कहीं पे भी ऐसा असुरक्षित होने वाली कोई बात नहीं है उसमें। और कहीं भी आपको असुरक्षा महसूस हो
तो कई सारे टोल फ्री नंबर, सोशल मीडिया पे भी आप पोस्ट करके जानकारी दे सकते हैं और उस पर तुरंत एक्शन भी होता है। इस तरह की कई सारी खबरें अक्सर हम अखबारों में चर्चा करते हैं। चलिए अखबारों में चलते, अखबारों की सुर्खियों के इस कार्यक्रम में चलते चलते कुछ खबरों को संक्षिप्त में देख ले। अगर संक्षिप्त में कुछ खबरों को अगर रखना हो वर्षा, तो क्या क्या खबरें आप देख पाती हैं? सर, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाने होंगे लक्षित कदम। जी, तो ये वायु प्रदूषण और AIQ, जो अब दिल्ली का मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, वायु प्रदूषण को लेकर जो खबरें हैं अक्सर इस पर चर्चा होती है और ठंड के समय तो इस पे अक्सर ही अखबारों में प्रथम पृष्ठ में खबरें होती है। तो अखबार को सुर्खी में अगर देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ कैसे मनाएं, बैठक आज। ये अयोध्या से खबर निकल के सामने आ रही है कि राम मंदिर का निर्माण अगले साल जून जुलाई तक पूरा होगा। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 700 मजदूरों की अब भी कमी है। मंदिर निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ कैसे मनाई जाए, इसको लेकर बैठक आज रखी गई है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है और आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सियासत भी हुई कांग्रेस की तरफ से, जबकि उनको बुलाया गया वो नहीं गए, शंकराचार्य भी नहीं पहुंचे, उसको लेकर अक्सर इस पे बातें होती रहती है। लेकिन निर्माण कार्य को किस तरह से पूरा किया जाए और जो बाकी काम है, जो 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसको किस तरह से आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, इसको लेकर आज बैठक होने वाली है। झांसी से खबर आ रही है कि मृत नवजातों की संख्या बढ़कर 17 हुई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर की रात NICU में लगी आग से बचाए गए 2 और नवजातों ने शनिवार को दम तोड़ दिया। अब तक 17 नवजातों की मौत हो चुकी है। इस तरह की खबरें देखिए गोरखपुर से भी निकल के सामने आई थी, झांसी, दिल्ली से भी इस तरह की खबरें निकल के सामने आई थी कि जब अगर हॉस्पिटल में आग लग जाए उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हो। लेकिन जिन नवजातों की मौत हुई है और जिन परिजनों के ऊपर ये आफत बरसी, निश्चित तौर पर वो समझ पा रहे होंगे और इस खबर में 2 और नवजातों की मौत के बाद में ये संख्या बढ़ी है। $300 अरब जलवायु सहायता पर दुनिया राजी हुआ है। ये बाकू से खबर है कि COP29 में अमीर देशों ने विकासशील देशों को $300 अरब 25 लाख करोड़ रुपए की मदद का संकल्प लिया है। जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने के मदद में 2035 तक सालाना दी जाएगी। हालांकि भारत ने राशि को अपर्याप्त बताकर पैकेज खारिज किया है और भारतीय डेलीगेशन की चांदनी रैना ने बताया कि ये दस्तावेज महज नजरों का धोखा है। उनका ये कहना है। थाने में शिकायत, फिर भी खाते से 1.1 लाख रुपए निकले हैं। ये बिहार से खबर निकल के सामने आ रही है कि बिहार के पटना में फोन गुम होने की थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी खाते से 1.10 लाख रुपए गायब हो गए। कंकड़बाग में रहने वाले अजित कुमार का आईफोन गोलंबर के पास गिर गया था। उन्होंने इसकी शिकायत 31 अक्टूबर को गांधी मैदान में सूचना दी थी और 14 नवंबर को उन्होंने जब अपना खाता चेक किया तो पता चला कि UPI के माध्यम से 1.10 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। तो फोन गुम हो जाने और उसके बाद शिकायत करने के बाद भी अगर पैसे निकल जाए तो वो खबर काफी प्रमुखता से अखबारों में रखी गई है। इसके अलावा अदानी समूह से जुड़ा घूस का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। ये खबरें भी प्रमुखता से है। तो ये तमाम खबरें थी जिस पर हमने चर्चा की। वर्षा हमारे साथ में मौजूद रही खबरों पर चर्चा करने के लिए। अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट।